हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। नीट 2020 जो कि कल हुआ है उसके ऊपर, उसमें फिजिक्स के पेपर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस बार का पेपर प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में कैसा आया है और क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिक्स सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। यानी एसएचएम में आपसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप सिंपली क्या लिखते हो, जो जनरल इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसको आप दोबारा से लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखो इन फेज डिफरेंस क्या, यानी ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस पाई, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन जो है, 92 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड समझ रहे हैं ना, इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड को बोलते हैं। तो 92 नंबर में लेंथ कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100 है। करंट कितना है, 2.5 एम्पियर है। आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, किसी भी सोलेनॉइड के सेंटर पे यूनिफॉर्म होता है और वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट को लिखेंगे आप 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और स्मॉल एन को क्या लिखेंगे, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न 100 है और लेंथ है 50 सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना दे रखा है, 2.5। अब क्या करिए, इसको बस करना क्या है, आपको सॉल्व करना है। तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5 यानी 10 इंटू 10⁻2 यानी 10⁻3, 2 इंटू पाई, यानी ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यानी ये 4 नंबर का ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रखा है, 2 बॉडीज है, 4 kg का मास है और 6 kg का मास है, आर टाइड टू एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। द स्ट्रिंग पासेज ओवर अ पुली हुज विच इज फ्रिक्शनलेस, इसका सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के टर्म में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं आप, इसका क्या लिखेंगे, 6g लिखेंगे और इसका वेट कितना लिखेंगे, 4g लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे आप, 6g माइनस का 4g अपॉन में टोटल मास, मास का सम, यानी 6 + 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 2g/10। 2 से ये 5 टाइम्स में, यानी नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, g/5, यानी ऑप्शन ये आपका 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। यानी आप जानते हैं सी स्पीड ऑफ द लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो सी इक्वल्स टू आप E/B लिखते हैं। तो E और B इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करने में वो इक्वल होता है। वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है, ये आप जानते होंगे। और ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये इस तरह से बनते हैं, जो आपको ध्यान में रखना, इस तरह से बनते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ये सभी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर आपका डायरेक्टली 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 95 में क्या कह रहा है, इन अ रीजन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.2 मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट
थ्रू आउट यानी पूरे वॉल्यूम में, ये पूरा वॉल्यूम है, इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल हर जगह 5 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल हर जगह क्या है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम। तो ये जो सरफेस हुआ या वॉल्यूम हुआ, ये इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या होगा, जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखते हो, माइनस dv बाई डी आर, और पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन ऐसे भी कह सकते हो क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन। 96 में क्या कह रहा है, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज, मोनो एटॉमिक गैस दे रखा है। तो आप जानते हैं कि जो थर्मल एनर्जी होता है वो होता है NF/2kT, है ना। नंबर ऑफ मोल को आप 1 मान के चलो, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। तो ये हो जाएगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb इंटू T, ये आपका थर्मल एनर्जी हो गया। तो ये आंसर आपका कौन सा हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 97, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है आपको, 3J कैप, है ना, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर, यानी आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों दे रखा है आपको इस तरह से। तो टॉर्क आप जानते हैं, टॉर्क को क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, ये लिखते हैं टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला। अब 2k कैप क्रॉस 3J कैप, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, तो माइनस का 6i कैप आंसर हो गया न्यूटन मीटर में, किसमें, न्यूटन मीटर में, यानी आंसर कौन सा हो गया, दूसरा नंबर का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 98 नंबर का सवाल। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट पूछ दिया गया है आपसे। मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। लेमडा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है ना। मॉलिक्यूलर डायमीटर जहाँ पे d है और नंबर डेंसिटी n है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपसे पूछ रहा है 99 नंबर के क्वेश्चन में, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, mc²। तो मास कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम है तो 10⁻³ है ना, केजी में चेंज कर दिया SI यूनिट में, और c स्पीड ऑफ लाइट है उसको क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16, 9 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻16 में से 3 गया तो 13, इतना जूल हो गया, यानी आंसर कौन सा हो गया, 99 का 1 नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 100 नंबर के क्वेश्चन पे। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, एक स्क्रू गेज है जिसका लिस्ट काउंट दे रखा है 0.01 मिलीमीटर, है ना, एंड देयर आर 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। पिच का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो स्क्रू गेज के लिए पिच क्या होता है, लिस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो लिस्ट काउंट कितना हुआ, 0.01, mm में ही आंसर है तो mm में ही छोड़ दीजिए, और नंबर है 50, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, 50 से 2, 1/2 यानी 0.5 mm आपका आंसर हो गया, यानी आंसर नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर्स A एंड B ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 इक्वल कैपेसिटी का सिलेंडर है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कॉक, यानी ये देखिए ये आपका एक सिलेंडर है ना, और इधर एक और सिलेंडर ये आपका है, और इन दोनों को मैंने एक कॉक से या वॉल्व से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। एक कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये A है और ये वाला B है, एंड B इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, ये जो है खाली है, ये जो है इवैक्यूएटेड है,
इवैक्यूएटेड है, खाली है, पूरा तरह खाली है। अब क्या कह रहा है, द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, ये पूरा का पूरा इंसुलेटेड थर्मली है, यानी कि हीट ना तो जो है वो अंदर आ सकता है ना बाहर निकल सकता है। द स्टॉप क्लॉक इज सडनली ओपन, स्टॉप क्लॉक को आपने ओपन कर दिया, वो भी सडनली कोई भी चीज होता है तब जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक बोलते हैं। यानी 101 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया एडियाबैटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ इतना एंड टेम्परेचर इतना, इट्स डेंसिटी इज रो इक्वल्स टू, आप लगाइए PM बाय RT। प्रेशर कितना दे रखा है 249 इंटू 10⁻³ एंड मॉलिक्यूलर मास M कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यानी 2 इंटू 10⁻³ R हो जाएगा 8.3 एंड टेम्परेचर 300। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप्स इज बॉम्बार्ड विद अ न्यूट्रॉन। सिंपल समझिए, ये है यूरेनियम 92-235, इसको एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करवाइए। तो कह रहा है इट जनरेट्स, ये जनरेट कर रहा है क्रिप्टन 3689 का एंड 3 न्यूट्रॉन्स, ये लीजिए 3 न्यूट्रॉन्स हो गया। अब जो बचा ये क्या बचा, ऑब्वियस सी बात है, ये 36 है, ये 0 है, तो इधर 92 में से 36 यानी कितना बचना चाहिए 56। तो डायरेक्ट आप आंसर देखिए और यहाँ पे बेरियम यहाँ 56 करिए और 144 करिए, यहाँ पे मिलाइए, 3 1 जा 3, 144 प्लस 3 प्लस 89, ये 236 के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 104 में कि एक चार्ज पार्टिकल है जो जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है VD दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻10। इसका मोबिलिटी म्यू पूछ रहा है, तो म्यू को आप क्या लिखते हैं, म्यू को लिखते हैं VD अपॉन में ही, VD यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 3 इंटू 10⁻⁻10, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻+6। तो ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर। फिर नेक्स्ट कर रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 में से 0.0099 को माइनस करना है। तो यहाँ पे अपने मन से मान लीजिए 0 दिया आपने, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये 0, 9.98 हो गया। अब 9.9801 को सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट आपको काउंट होंगे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है, तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 9.98 है ना। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो आंसर भी आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट में होना चाहिए, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक आयरन रॉड है जिसका ससेप्टिबिलिटी यानी जाई कितना दे रखा है 599 टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर -1, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज म्यू नॉट दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए म्यू आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस जाई, यानी 1 प्लस 599, यानी एक हो गया 600 म्यू आर हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड म्यू जो होता है वो होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू नॉट हमें कितना दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और म्यू आर कितना है 600, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मीटर एम्पियर -1, यानी कि आंसर आपका 4th नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल पूछा था यानी म्यू लगाना था और म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर आपको याद रखना है, जहाँ पे म्यू आर को 1 प्लस जाई रखते हैं, ये याद आपको रखना है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कह रहा है अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, कूलम चार्ज है
3.2 into 10 to the power minus coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at a point 15 centimeter from the center? अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर तो ऑब्वियस सी बात है आउटसाइड द स्फीयर हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता है। के को क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू को लिखेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन में आर कितना हो जाएगा 0.15 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, है ना। नेक्स्ट है आपका कह रहा है अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू सीरीज एलसीआर, यानी एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। ये कनेक्ट किया गया है एक एसी वोल्टेज सोर्स से। कह रहा है जब L इज रिमूव्ड, ये L है, ये C है, ये R है, L को जब आप रिमूव करते हो द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। तो देखो जब आप L को रिमूव करते हो तो आपका फेज डायग्राम ऐसे बनता है, इधर R, इधर करंट और इधर XC। तब आप ये जो आप लिखते हो नेट वोल्टेज वाला डायग्राम, तो यहाँ पे फेज डायग्राम में ये फाई होता है, यहाँ पे 10 फाई को आप क्या लिखते हो XC अपॉन में R। तो यहाँ पे देखिए फाई का वैल्यू आपको दे रखा है π/3, तो 10 π/3 का वैल्यू हो जाएगा √3 इक्वल्स टू XC अपॉन में R। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब कहता है इफ इंस्टीड C इज रिमूव, यानी L के बदले अगर C रिमूव किया जाए तो XL बनेगा ऊपर, फेज डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा और नेट इधर जाएगा। तो नेट इधर जाएगा तो इस बार इधर फेज एंगल होगा। इस बार 10 फाई को क्या लिखेंगे आप, इस बार 10 फाई को लिखेंगे XL/R, यानी ये XL हो जाएगा और अपॉन में R। तो यहाँ पे भी फाई कितना बोल रहा है π/3 ही बोल रहा है, यानी ये फिर से 10 π/3 का वैल्यू हो जाएगा √3 इक्वल्स टू XL/R। तो दोनों को क्या कर दीजिए इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा XL XC के बराबर हो जाएगा। अब XL XC के बराबर हो जाएगा तो पावर फैक्टर पूछा है, पावर फैक्टर cos फाई को आप क्या लिखते हैं R/Z, R/Z के बदले क्या लिखेंगे √XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस का R²। अब अगर XC और XL एक दूसरे के बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, यानी cos फाई बचेगा R/√R², यानी क्या बचेगा नीचे R बचेगा और R कैंसिल यानी 1, यानी पावर फैक्टर कितना हो गया cos फाई का वैल्यू 1। यही पावर फैक्टर है। कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट्स, आपसे फाई नहीं पूछा है, आपसे पावर फैक्टर पूछा है और पावर फैक्टर cos फाई को बोलते हैं, फाई तो फेज एंगल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में है ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट स्मॉल h हाइट पर एक कैपिलरी ट्यूब है। जब इसको किसी वाटर में इमर्ज किया जाता है तो इसमें पानी स्मॉल h हाइट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, इसका रेडियस स्मॉल r है। अब क्या कह रहा है द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम, इसमें जो पानी है इसका मास जो है वो 5 ग्राम है। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज्ड इन वाटर, अब इसी कंटेनर में एक 2r रेडियस का कैपिलरी जो है वो क्या किया गया इमर्ज किया गया 2r रेडियस का। ठीक है, इसके अंदर इमर्ज किया गया। अब द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब इज, तो इसमें पूछ रहा है कि कितना वाटर राइज करेगा, उसका मास कितना होगा। तो मान लो कि इसके अंदर कैपिटल H हाइट राइज किया, तो आप क्या लिखोगे स्मॉल h इंटू आर इक्वल्स टू कैपिटल H इंटू 2r, r से r कैंसिल, तो कैपिटल H कितने के बराबर हो गया h/2 के। सिंपल सी बात ये हो गया, इसका मतलब इसका रेडियस से इसका रेडियस अगर डबल है तो हाइट ऑफ राइज जो होगा वाटर का इस थिक वाले में यानी मोटे वाले सिलेंड्रिकल जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर आधा होगा H के कंपैरिजन में। अब इसके मास को आप देखो, इसका मास जो है 5 ग्राम है, कितने वॉल्यूम के लिए 5 πr² H के लिए। अब इसके मास की अगर आप बात करो तो इसका मास आपको निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H, यही होगा, यानी पाई इंटू 4r² इंटू कैपिटल H की जगह h/2 लिख सकते हो, तो 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा
2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बताओ कि पाई आर स्क्वायर एच के लिए वॉल्यूम मास था 5 ग्राम, तो ये 2 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा मास 10 ग्राम हो जाएगा। एम डैश कितना हो जाएगा 10 ग्राम, तो आपका आंसर हो गया 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, यानी d जो है उसको d/2 कर दिया जाए एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, और कैपिटल D को 2d कर दिया जाए, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा d बाय स्मॉल d, यही होता है। अब बीटा डैश की अगर बात करें तो लेमडा वेवलेंथ तो वही रखना है, d को क्या कर देना है 2d कर देना है, और स्मॉल d को d/2 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स लेमडा d बाय स्मॉल d, यानी ये किसके बराबर है बीटा के बराबर है, तो 4 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है लॉजिक गेट से है। लॉजिक गेट में इसको हम लोग नॉट गेट बोलते हैं और इसको हम लोग नॉर बोलते हैं, ये नॉर है और ये नॉट गेट है। अब इसमें बस सिंपल है कि नॉट गेट में अगर यहाँ 0 दोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 दोगे तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। और यहाँ पे नॉर गेट है। नॉर गेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, नॉर गेट कहने का मतलब और गेट का ऑपोजिट, जो आपको और गेट रिजल्ट देता है उसका ऑपोजिट आपका नॉर गेट रिजल्ट देगा। यानी कि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में कह रहा है ए में इनपुट 0 है, बी में इनपुट 0 है, यानी अगर यहाँ 0 दिए यहाँ 0 दिए तो ये बन गया 1, ये भी बन गया 1। अब 1 1 अगर केवल और की बात करें तो 1 1 से क्या बनना चाहिए, 1 1 से 1 बनना चाहिए, 1 1 से 1 बनेगा, और नॉर के बाद यहाँ नॉट लग गया और में नॉट लग गया यानी नॉर हो गया, तो रिजल्ट आउटपुट 0 होना चाहिए, यानी 0 है, चलिए ओके है। नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको दे रखा है पहला वाला तो ओके हो गया, पहला वाला ओके हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में दे रखा है ए 0 और बी 1, तो ए 0 दिया तो नॉट गेट से ये 1 हो गया और ये नॉट गेट से 0 हो गया, और 1 और 0 फिर से क्या हो गया 1 हो गया, है ना, और गेट में, और नॉट गेट से पास होने के बाद ये फिर से 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, यानी ये गलत हो गया। इसका मतलब ये बी वाला में भी यहाँ 1 है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब सी और डी में देखते हैं। सी में अगर देखें तो यहाँ 0 0 पे 0 होना चाहिए था, लेकिन है क्या 1, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 0 है, यानी एक ऑप्शन बचता है 4, यही आपका करेक्ट है। आपको एग्जाम में इतना इस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी ऑपरेटर को अगर आप वर्क करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, और आपको मेन काम है टाइम बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। आपको येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड दे रखा है। आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस, टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली। यार रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लायर देते हैं, तो पहला आपको क्या दे रखा है येलो, 0 1 2 3 4, यानी येलो के लिए आपने 4 दिया, तो आपका सबसे पहले फर्स्ट में 4 आ गया। वायलेट, वायलेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 5 6 7, तो वायलेट के लिए यहाँ पे 7 हो गया, तो 4 इंटू 4 पे 7 दे दिया आपने। अब ब्राउन के लिए आप पावर यूज करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करना है। ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, यानी 10 टू द पावर 0 और 10 टू द पावर 1, तो ये हो गया 10 टू द पावर 1, इतना आपका ओम हो गया। और ये गोल्ड जो है ये टॉलरेंस के लिए है, तो व्हेन गिवन गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस होता है, तो 5%, यानी हो गया 47 इंटू 10, यानी 470 ओम और 5% टॉलरेंस, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा 112 का। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। 13 में क्या कर रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये कितना दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड एयर के रिस्पेक्ट में। विद इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड, यानी C डैश हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय D, और ये कितना है
30 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से देखिए कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी जो है इसको आप 6 माइक्रोफेरेड यहाँ पे लिखेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, है ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 30। 6 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी एप्सिलॉन आर हो गया 5। अब आपसे पूछा गया है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और एप्सिलॉन आर है 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10, यानी ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक्स से है। क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल है उसको सीधे नीचे की तरफ फेंका जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है ना, ये टावर है, इस टावर के टॉप से फेंका जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉल है ये धरती को 80 मीटर पर सेकेंड के साथ स्ट्राइक करता है। हाइट ऑफ द टावर एच पूछ रहा है। सिंपल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाइए। v कितना दे रखा है 80, 80 का स्क्वायर, u कितना दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू जी। आप 10 कह रहा है लेने के लिए तो ले लीजिए और s के जगह h लिख दीजिए। तो 6400 में से 400 गया, यानी कितना बचेगा 6000 इक्वल्स टू 20h। 20 से ये कितने टाइम्स में 300 टाइम्स में, यानी h हो गया 300 मीटर आपका आंसर। अब उसके बाद क्या कर रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन। अ बॉडी वे 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस पे आप जानते हैं जी इफेक्टिव किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। तो वेट जो हो गया वो हो जाएगा mg इफेक्टिव, और ये कितना दे रखा है 72 न्यूटन। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, क्या होगा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट क्या होगा एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी हाइट लेके जाना है अबव द अर्थ, दैट इज RE/2। तो आप जानते हैं जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा वहां पे, जी अपॉन में 1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। इसको आगे लेकर के जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी बाय 1 प्लस RE/2, और यहाँ पे RE है और इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो g बाय 1 प्लस 1/2, 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, ये कितना हो जाएगा 4g/9। अब आप बताइए g इफेक्टिव हो गया 4g/9। इस हिसाब से देखें अगर ये 72 न्यूटन जो है ये mg का वैल्यू है 72 न्यूटन, यानी मास कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.2 kg का हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो वेट जो होगा वो क्या होगा, मास इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो मास कितना लिखेंगे आप 7.2 kg और जी इफेक्टिव लिखेंगे 4/9 इंटू 10। 9 से इसको कैंसिल करेंगे 0.8 टाइम्स में, 4 10 जा 40 इंटू 0.8 यानी 32 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा इसका, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। तो 115 का हो गया 32 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक रॉड है, इस यहाँ से दो मास के पार्टिकल है 5 kg और 10 kg, और इस रॉड का लेंथ है 1 मीटर। 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो मान लो ये आपका R है, R1 है, तो R1 को क्या लिखते हैं आप, इधर से आपसे पूछ रहा है तो इधर वाला मास लिखिए, यानी 10 अपॉन में दोनों मास को सम करिए और मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। सेंटीमीटर में आंसर पूछा है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10/15 इंटू 100, 5 3 जा एंड 5 2 जा 200/3, यानी कितना सेंटीमीटर 67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हो जाएगा 5 kg मास से सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। 117 में क्या कर रहा था, इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। क्या कह रहा है, डिप्लीशन लेयर में
के विड्थ में इंक्रीज क्यों होता है पीएन जंक्शन डायोड में? आप सभी जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसकी वजह से होता है? रिवर्स बायस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रिवर्स बायस की वजह से होता है। फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन लेयर के विड्थ को डिक्रीज करता है और रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर के विड्थ को इंक्रीज करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 118, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो दे रखा है वो 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानते हैं, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कोई भी मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब कह रहा है व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो तब जनरेट होगा ना जब फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या कंडीशन है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन वो तो तब होगा ना जब फ्रीक्वेंसी का कंडीशन फुलफिल होगा। हमने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया। फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया यानी जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो अब हो गया 0.75 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये। तो इससे तो लाइट का फ्रीक्वेंसी यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। और अगर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो कोई भी फोटो करंट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा है? एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा कितना दे रखा है? 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप है ना, हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायामीटर ऑफ 2 मीटर इज। हमें डायामीटर कितना दे रखा है? 2 मीटर का डायामीटर दे रखा है, यानी डायामीटर दे रखा है 2 मीटर। अब देखिए हमसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है, तो हम जानते हैं पहले रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो होता है A/1.22 लेमडा, और जो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है यानी रेजोल्यूशन लिमिट वो 1 बाय रिजॉल्विंग पावर होता है, यानी हो जाएगा 1.22 लेमडा अपॉन में A। 1.22 लेमडा लिखेंगे आप 600 इंटू 10⁻⁻⁹ और अपॉन में A कितना दे रखा है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120। 120 में क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस वायर है कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। तो एक रेजिस्टेंस वायर ये मान लीजिए और ये बैलेंस कर रहा है राइट में 10 ओम के रेजिस्टेंस को, है ना, इन द राइट गैप। ये राइट गैप है और ये आपका मीटर ब्रिज का वायर हो गया, ये लीजिए। उसके बाद कह रहा है रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, ये लीजिए आपका सीक्वेंस बन गया। अब कह रहा है विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? 3:2 रेशियो में, ये 3:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, अगर इसका लेंथ 1.5 मीटर है देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, यानी 1 ओम के रेजिस्टेंस का कितना लेंथ होगा। तो पहले मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है, तो इस R ओम के रेजिस्टेंस का लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं R/10 इक्वल्स टू 3/2, ऐसे ही है। तो 2 से ये 5 टाइम्स में, यानी रेजिस्टेंस कितना ओम का हो गया? 15 ओम का हो गया। अब आप देखिए 15 ओम के लिए कितना लेंथ है? 1.5 मीटर। तो 1 ओम के लिए आपसे पूछ रहा है, तो 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा? 1.5/15, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, यानी 1 ओम के लिए जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही लगभग कह सकते हैं क्वेश्चन है। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको एक तरह से पावर दे दिया, पावर पर यूनिट एरिया दे दिया, फॉल्स ऑन
द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है एट नॉर्मल इंसिडेंस पे फॉल कर रहा है, हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट इज, कितना एनर्जी रिसीव किया 1 मिनट में। तो आप जानते हैं पावर को क्या लिखते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे लिखते हैं। तो आपसे एनर्जी पूछा तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू एरिया इंटू टाइम। पावर को आप क्या लिखेंगे, पावर को लिखेंगे 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। और 1 मिनट को आप 60 में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2 2 जा 4 6 जा 20 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 इतना जूल हो गया, यानी ऑप्शन आपका हो गया 2। 121 का ऑप्शन कितना हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि ए रे ऑफ इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, आपको ए दे रखा है। ये स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये ए दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इसका नॉर्मल हुआ, इंसिडेंस ये इंसिडेंट रे ये हुआ, और ये हो गया इंसिडेंस एंगल। उसके बाद एंड इमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, ये देखिए यहाँ पे गिरा और गिरने के बाद इस सरफेस के नॉर्मल के अलोंग ये क्या हो गया, इमरजेंस हो गया, यानी इमरजेंस एंगल नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, इसका म्यू है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपसे आई पूछ रहा है। आप जानते हैं डेल्टा एम को क्या लिखते हैं, ए म्यू माइनस 1, और डेल्टा एम को आप ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस का ए, ये भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ई जो है आपका 0 के बराबर है, ई 0 हो गया तो आई माइनस का ए किसके बराबर हो गया, ए म्यू माइनस का ए के इक्वल हो गया। तो यहाँ से माइनस ए और माइनस ए कैंसिल, तो इंसिडेंस एंगल किसके बराबर हो गया, ए म्यू के इक्वल हो गया। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, म्यू ए 122 का। 123 ए 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, एक कैपेसिटर है कितना का, 40 माइक्रोफैरेड का है ना, और इसको कनेक्ट किया गया है एक 200 वोल्ट है ना और 50 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, आपसे पूछ रहा है आई आर एम एस को ध्यान रखिए, आप लिखेंगे ई आर एम एस बाय एक्स सी, क्योंकि कैपेसिटर है केवल, तो एक्स सी को क्या लिखेंगे 1 बाय ओमेगा सी, और 1 बाय ओमेगा सी कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स सी का वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50, और कैपेसिटेंस कितना है 40 इंटू 10 टू द पावर -6। अब यहाँ से आई आर एम एस हम लोग को निकालना है, तो आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस, ये ई आर एम एस का वैल्यू है यानी 200, और 1 अपॉन में एक्स सी को क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 पाई 50 इंटू 40 यानी 2000 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई हो जाएगा इंटू 2 ये हो जाएगा 8 पाई, और ये 2 और ये 3 2 3 5 10 टू द पावर 5 और इंटू 10 टू द पावर -6 यानी 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन में 10, 8 पाई अपॉन में 10 यानी 8 इंटू 3.14 अपॉन में 10, 8 3 जा 24 बाय 10 यानी ये लगभग 2.5 एम्पियर के आसपास आपका ये करंट आएगा। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, हमें बताना है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2 अपॉन में एरिया का L का पावर 2, यानी ये क्या हो जाएगा ML-1T-2, यानी देखिए आपका आंसर कौन सा हो गया 3 नंबर। फिर नेक्स्ट 125 में क्या कह रहा है, द ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, कितना होना चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना है 45 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये 125 नंबर का क्वेश्चन हुआ। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 126 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 126 नंबर के क्वेश्चन में है ए वायर ऑफ लेंथ L, तो एक वायर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, इस तरह से ये हैंग कर रहा है एक फिक्स सपोर्ट से, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है
है ना, इस वायर का ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन है जो कि ए है और लेंथ एल है। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1। अब इसका लेंथ जो है वो L1 के तरफ चेंज हो जाता है, यानी ये अब L1 हो जाता है जब क्या होता है, इससे आप m मास का कोई भी m मास सस्पेंड कर दो तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, है ना। और इसका यंग्स मॉडुलस मान लो y है, इसका यंग्स मॉडुलस क्या है, y है। तो आप जानते हैं कि डिफॉर्मेशन इन लेंथ जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वेट यानी कितना mg, वेट इंटू l अपॉन में क्या लिखेंगे आप, a इंटू y इज यंग्स मॉडुलस। अब डेल्टा l को क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ मतलब L1 माइनस का l इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mgl अपॉन में ay, यही लिखेंगे। और आपसे क्या पूछा है, y पूछा है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा mgl अपॉन में a L1 माइनस का l। ये हो गया यंग्स मॉडुलस। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन मैच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 में अपने को क्या कह रहा है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है, हैज अ डायपोल मोमेंट कहने का मतलब पी वेक्टर कितना दे रखा है, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, है ना, कूलॉम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर, यानी आर का वैल्यू दे रखा है 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। सबसे पहले आप डायपोल बना दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये आपका हो गया प्लस क्यू। तो डायपोल का तो एक्सिस ये हो गया, ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब यहाँ इसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट पी है मान लीजिए, जो कि डायपोल के एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमसे पोटेंशियल पूछा है तो के को लिख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और पी को लिख दीजिए 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, है ना। और cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन में r 0.6 इंटू 0.6, 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा 2 से 8 टाइम्स में, 9 इंटू 8 72 अपॉन में 6 इंटू 6 और ऊपर हो जाएगा 100, 6 इंटू 6 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी ये कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट पी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इसमें कह रहा है इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, यानी 2 स्ट्रिंग हम लोग ए और बी की बात करते हैं, दोनों का मटेरियल सेम है और वो स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून हो गया एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। तो मान लीजिए ए का फ्रीक्वेंसी एफ ए है और बी का फ्रीक्वेंसी एफ बी है, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ए माइनस का एफ बी, और वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 हर्ट्ज। अब कह रहा है व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, बी के टेंशन को डिक्रीज किया गया, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। अब बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 7 हर्ट्ज, इंक्रीज होकर के 7 हर्ट्ज हो गया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, मान लीजिए ए का फ्रीक्वेंसी एफ ए जो है वो 530 हर्ट्ज है, तो कह रहा है द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। अब बी के लिए बात करते हैं, तो पहले बी के फ्रीक्वेंसी कितना कितना हो सकता है, तो पहले 6 हर्ट्ज का डिफरेंस होना चाहिए, यानी या तो 524 लिख सकते हैं या 536 लिख सकते हैं। ओके, 530 से 6 का डिफरेंस आपको करना है। अब क्या हो गया, अब आपका कितना होना चाहिए, 7 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, यानी अब ये 530 के हिसाब से या तो 537 होना चाहिए या 523 होना चाहिए, जब आप जाओगे किससे, 7 बीट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलोगे। तो अब आप हमें ये बताइए, टेंशन डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज होता है। जब टेंशन डिक्रीज होता है तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/2
12 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो अगर टेंशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होना चाहिए। अब आप देखिए कि किस केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है। एक तो 524, 523 और एक है 536, 537। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 536 से 537 अगर जाते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रहा है, तो 537 जाते हैं तो आप देख रहे हैं क्या 536 से 537 ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 524 से 523 कम हो गया। और आपको क्या देख रहा है, फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए टेंशन डिक्रीज करने से। इसका मतलब एक्चुअल में 523 हुआ, तो 523 किससे आया है, 524 से आया है। यानी जो बी का फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो जाएगा, 524 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया। किसको, इलेक्ट्रॉन को। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि लेमडा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, लेमडा को लिखते हैं अंडर रूट एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m/q इंटू वी, जहाँ पे v जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा को कितना लिखेंगे, 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁻9 भी आ गया। h को लिखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 मास को लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और मल्टीप्लाई बाय वी लिखेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, वी को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, वी को। तो कैलकुलेट करने के बाद v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10⁻4 वोल्ट। v जो आएगा वो 10⁻4 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 130 नंबर के क्वेश्चन में। 130 नंबर के क्वेश्चन में, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा जिसका नेगेटिव हो, वो किसके लिए होता है। तो आंसर होना चाहिए सेमी कंडक्टर, है ना। बेस्ट आंसर जो है वो सेमी कंडक्टर ओनली भी है, ओनली ही है। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज इतना। तो एनर्जी जो है वो कितना दे रखा है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने का 10⁻⁻20 जूल। द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का वैल्यू चाहिए, तो 10⁻⁻20 वोल्ट 20 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर। दो सॉलिड कॉपर है, स्फेरिकल सॉलिड कॉपर है, और इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। और R1 और R2 में ये रिलेशन दे रखा है, R1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ R2 थ्रू 1 केल्विन। 1 केल्विन के टेम्परेचर डिफरेंस के लिए बात कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमें देना पड़ेगा और उसका रेशियो। तो Q1/Q2 हमें लिखना है। तो हम जानते हैं क्या कि Q जो होता है, Q क्या होता है, Q होता है mc∆T। ध्यान से देखिए, दोनों जो है सॉलिड कॉपर का बना हुआ है, तो C सेम हो जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो मास को आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू का लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे 4/3 πr³। ध्यान से देखिए, रो भी कॉपर है तो रो भी सेम होगा और 4/3 पाई भी सेम होगा। तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R के क्यूब के। तो Q1 को क्या लिखेंगे आप, R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। R1 कितना है 1.5 है ना, R2 का क्यूब और 1.5 का भी क्यूब हो जाएगा अपॉन में R2 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो 1.5 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/8, कितना हो जाएगा 27/8, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। 133 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। सबसे पहले कॉपर क्या है, कॉपर मेटल है, और मेटल में आप क्या देखते हैं, मेटल में आप देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है रेजिस्टिविटी जो होती है वो घटती चली जाती है, रेजिस्टिविटी जो होती है घटती चली जाती है। तो सिंपल सी बात है
टेम्परेचर डिक्रीज है और रेजिस्टिविटी का घटना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है, रेजिस्टिविटी घट रहा है, ये तो गलत हो गया। ये भी, इसमें भी कोई तुक नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट है आपका 134, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, बेस, एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी ऑफ सेम साइज। नहीं, ये तीनों का साइज अलग अलग होता है। बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। नहीं, एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप, ये सही आंसर है। जो ट्रांजिस्टर एक्शन है उसमें बेस का जो रीजन होता है वो बहुत थिन होता है और लाइटली डोप्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है 135, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपने फिजिक्स के सेक्शन का। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। किसके लिए बोर्स मॉडल नॉट वैलिड है? तो आप जानते हैं बोर्स मॉडल जो है वो वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए चलेगा, ड्यूटेरियम के लिए भी चलेगा, नियोन में देखिए नियोन के लिए नहीं चलेगा, हाइड्रोजन के लिए तो चलेगा ही चलेगा। यानी कि किसके लिए पूछा है, नॉट वैलिड, तो आंसर हो जाएगा 3, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स के टोटल 45 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया और हमने देखा कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में सबसे इजीएस्ट पूछा गया था इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन। और मैं कह सकता हूं कि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने वाला है, थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज करने वाला है। कोई भी क्वेश्चन अपने लेवल पे नहीं था, सारे क्वेश्चन या तो फॉर्मूला बेस्ड थे या डायरेक्ट आप आंसर उसको कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का वेटेज जो है, जो क्वेश्चन के अंदर दम है, वो दम बिल्कुल इस बार नहीं था नीट के पेपर में। तो स्टूडेंट्स चलिए, थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स बाय अमन सर के साथ बने रहिए। हम आपके साथ और भी क्वेश्चंस के सेट लेकर के आ रहे हैं और आपके साथ बहुत अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।